तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2। पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक में 1.2 है और नए वाले एनसीईआरटी के बुक में 1.1 है। तो हमने 2 सवाल तो हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 3 सवाल दे दिए गए, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीनों सवाल को हमें हल करना है और मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसका इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने पहला और दूसरा नंबर सवाल हल किया था तो उसमें बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आगे बहुत सी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप से कटे वही एक वह अभाज्य संख्या होती है। तो हम इसको भी 8 को अभाज्य संख्या से हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है? 8 है। तो यहाँ पर हो गया 8। अब हम इसे सबसे पहले किस चीज़ से तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे, मतलब छोटी संख्या से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से 2 एकने 2, ये हमारे पास हो गया। फिर से अब हम 9 को देखेंगे, 9 है, तो इसको हम किस चीज़ से तोड़ेंगे? 3 से। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकने 3, और यहाँ पर फिर से 25 है, 25 है, तो 5 पचे 25 और 5 एकने 5। तो इसको हमने तीनों को अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 का पावर 2। यह हमारे पास इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड आ गया। और हमसे कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ हम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है, मतलब इसका जो इस सब का गुणनखंड किए हैं तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है, मतलब तीनों में। तो इसमें देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, मतलब कोई भी संख्या हमें इन तीनों में नहीं मिले, मतलब कोई भी संख्या है जो कॉमन नहीं आ रही। तो जब ऐसा हो जाए, ऐसा संख्या मतलब ऐसा जब हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं? इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं। 1 से हम गुणा कर देते हैं। क्यों हम 1 से गुणा करते हैं? क्योंकि हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाए। 1 से गुणा कर रहे हैं तभी भी फिर से 1 से इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो उतना ही, इसमें भी करेंगे तो उतना ही। तो हम यहाँ पर 1 उसीलिए हम लेते हैं कि इसका एचसीएफ हमें मिल जाए 1। तो हमारे पास ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो तो हमारे पास इसमें जो जितने भी रहते हैं सबको हम लिख लेते हैं। तो एक तो 2 है, तो ये हो गया 2, और 3 है और 5 है। और इसका घात कितना है? 2 का घात 3 है, 3 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, 2 है। तो इसका अब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? यह हमारे पास 9 8 72, तो ये हो जाएगा 9 8 72 इंटू 25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं। 72 25, 5 दूना 10, 0 और 7 5 35, 36,
2 दूना 4, 7 दूना 14। तो हमारे पास कितना आ गया है 0, 10, 1 हासिल, 4 3 7 1 8 1। तो हमारे पास ये कितना आ गया 1800। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 1800। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 12, 15, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 15 होना चाहिए, 12 देख लेते हैं 15 है कि नहीं, हाँ 15 ही है, 15 और 21, ये हमारे पास ऐसे हैं। तो इसको हम कटाएंगे किसी से। सबसे पहले तो देखेंगे कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं, मतलब ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लास्ट में जो अंक है लास्ट में वह सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से कटेगी। तो यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है तो इसको हम 2 से कटेंगे। तो 2 छक्के 12, फिर से सम है तो फिर से 2 तिया 6 और 3 आ गया तो 3 एकने 3। अब ये हमारे पास 15 आ गया। लास्ट में विषम संख्या है तो यह 2 से तो नहीं कटेगा। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से हम कैसे पता करते हैं कि यह 3 से कटेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो दिया है हमारे पास 15, इसको ऐड कर लेते हैं। मतलब 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में कितना आता है 6 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हमारे पास 3 से कटेगा। तो 3 5 15, 5 एकने 5, ये हो गया। और 21 हमारे पास फिर से 3 से कटेगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकने 7, ये हमारे पास हो गया। तो इसका एलसीएम हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ सॉरी हमने तो इसको यहाँ पर लिखा ही नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 12 का गुणनखंड क्या आया है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, और 15 का कितना आया है 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, और 21 का क्या आया है 3 गुणे 7, मतलब 3 का पावर 1 7 का पावर 1। तब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में इसके गुणनखंड हुआ है, इसमें तीनों में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब ये 3 है, ये तीनों में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में सबसे कम घात किसका है। तो तीनों में सबसे कम घात मतलब तीनों पर एकदम बराबर घात है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा एचसीएफ। यदि यहीं पर इसको मतलब इसका मान लेते हैं 2 होता, नहीं सॉरी इसका मान लेते हैं 4 होता, इसका 3 होता और इसका 1 होता। तब हम ये तो 3 लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे सब इन तीनों में सबसे कम घात किसका है। तो कम घात इसका है, तो हमारे पास इसका मतलब 3 का घात 1 है, तो 3 एकने 3 का 1 3 से 1 3 का घात 1 है तो 3 ही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले तो छोटी वाले लेते हैं। तो 2 हमारे ऐसा नहीं है कि छोटी वाले लेंगे, कोई भी हम ले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो छोटे से बड़े क्रम में चलते हैं तो उससे अच्छा लगता है। तो हम पहले छोटे वाले लेंगे। तो ये हो गया 2 हो गया, कितना पावर है 2 है। उसके बाद है 3 है, तो 3 को एक बार लिख लेते हैं, 3 मतलब तीनों में है तो एक बार लिख लिए। 5 है तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 7 है तो उसके बाद 7 हो गया। अब हमारे पास 2 का पावर 2 ही है, 3 का पावर सबसे अधिक इसमें अधिक लेते हैं। तो इसमें 3 का पावर सबसे अधिक क्या है, तो 3 ही 1 ही है, तो 1 हो गया। उसके बाद 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, तो ये हो गया। तब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 7 छक्के 42, मतलब 420 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसका निकालेंगे। अब हम इसका, तो ये हमारे पास है 17, 23 और 29,
ये हमारे पास है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ये हमारे पास 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है तो केवल ये अपने आप से कटेगा और किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो हम किसी से कटेंगे 17 से ही कटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 से कटेगा तो ये 17 करने 17, ये भी अभाज्य संख्या है तो ये भी 23 से कटेगा, 23 करने 23, ये भी अभाज्य संख्या है तो ये 29 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 29। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 17 ही आया, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 23 ही आया, और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 29 ही आया। तब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF हम निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये इनका गुणनखंड हुआ है, इसमें कौन सी संख्या है जो कॉमन है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक इसमें गुणा कर देंगे, गुणा कर दिए। अब हमारे पास इसमें कौन सी कॉमन आ रही है, एक कॉमन आ रही है, तो इसका एक HCF हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे, LCM हो गया। अब हम LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो रहता है उसको सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है, और जब हम इन सबको गुणा करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11,339, ये हमारे पास इसका LCM आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। तीसरा नंबर तो सवाल हमारा हल हो गया, और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। अब हम देखेंगे चौथा और पांचवा नंबर सवाल, मतलब ये दोनों सवाल अब हम हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है HCF 306 और 657 अब हम चौथा नंबर सवाल और पांचवा नंबर सवाल हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है HCF 306, 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास दिया गया है इसका मतलब ये जो हमारे पास 306 और 657 है, इसका HCF हमें 9 दे दिया गया है, तो हमें इसका LCM हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा दे दे कि हमें HCF दे दे और LCM हमसे पूछे, या LCM दे दे HCF पूछे, तो उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हमारा हल होता है, आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं चौथे का। वह सूत्र क्या होता है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। यह हमारे पास होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, मतलब हमें HCF दिया हो और LCM जब भी हमसे पूछे, तो यही सूत्र आप लगाकर आप हल करिएगा, तो उससे आपका LCM निकल जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो यह हमारे पास कितना है, 306 है गुणे 657 है, तो हो गया 657। यह हो गया। हमें HCF कितना दे दिया गया है, 9 दिया है, तो यह हो गया 9। यह हो गया गुणे LCM हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा LCM। LCM हो गया। ये हमारे पास जो 9 है इधर गुणा में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटा में 9। अब हम इसे कटाएंगे, 3 तिरिका 9, 3 एकाने 3 और 0 और 3 दूना 6, मतलब 102। फिर से 3 एकाने 3 और 3 तिरिका 9 और 3 चौको 12। तो ये हमारे पास कितना आ गया, LCM हमारे पास आ गया 34 गुणे 657। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, 33, 8, मतलब 22,348। ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब हमने चौथा नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम पांचवा नंबर सवाल हल करेंगे। अब हम पांचवा नंबर सवाल हल करेंगे। पांचवा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0
पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमसे इसमें कह रहे हैं कि ये जो 6 का पावर n है ये 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं। तो जैसे 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, तो जिसके लास्ट में 0 हो, मान लेते हैं ये 424 है, नहीं 440 लिख रहे हैं, 440 है, तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे ये 2 3 लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या है, ये 0 पर समाप्त हो रही है। अब आपको मालूम हो गया है कि कौन सी संख्या है 0 पर जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो अब हम देखेंगे कि जो 6 का पावर n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह जो देखेंगे कि हमारे पास ये है वो 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं, हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6 का पावर n। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें देखेंगे कि कोई भी है वो जो 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं। तो हम देखेंगे तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 के 36 का 6 हासिल 3, 36 18 3 21, मतलब 216 हो जाएगा। और इसको हम देखेंगे तो 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 कहना 6 3 9, 6 दूना 12, मतलब 1296 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जिसके लास्ट में 0 आ रही है। 6 का पावर n करने पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके लास्ट में 0 आ रही है, सबके लास्ट में 6 आ रही है। तो अब तो हमें मालूम हो गया कि ये जो 6 का पावर n है ये कोई भी 0 पर तो समाप्त नहीं हो रही है। तब ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही तो कौन ऐसी संख्या होगी जो 0 पर समाप्त होगी, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, इतना ही लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 2 तिया 6 और 6 पच्चे 30। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 10, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और फिर से 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 16 पच्चे, यार गलती हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पर हम 10 4 4 दाम में 40, तो 10 को हम 2 पच्चे 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये सही है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, मतलब हाँ सही है। यहाँ तक हो गया। तो ऐसे देखिए इसमें एक खास बात इसमें आपको नज़र आ रही होगी। देखिए जब भी किसी भी जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उसका गुणनखंड कर रहे हैं, उसका जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, इसमें भी एक 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है एक 5 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 50 का हम जब करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे इसको हम करेंगे तो 5 गुणे 10, फिर से इसको हम करेंगे तो 5 गुणे 10 का 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 पच्चे 50, मतलब इसको 2 गुणे 5 गुणे 5। यह हो गया। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देंगे,
यहाँ पर आपको एक खास बात दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए जिसके लास्ट में जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उसका यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, इसमें दो आ पा रहा है, एक 5 आया है। मतलब इसमें देखिए इसमें जो लास्ट में संख्या है 0 पर समाप्त हो रही है उसके गुणनखंड करने पर एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, मतलब 2 और 5 आ रहे हैं, तभी वो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो रही है। तो अब आपको मालूम हो गया है कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, लेकिन यदि 2 और 5 आ रहे हैं उस संख्या में उसके गुणनखंड करने में तो वो जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी। तो मान लेते हैं ये जैसे 6 है, 6 का पावर n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 दूना द्वितीय 6 का पावर n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर n और 3 का पावर n। तो इसका गुणनखंड यदि 6 का पावर n का गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, 2 का पावर n आ रहा है और 3 का पावर n आ रहा है। 2 तो आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो ये जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हमने रफ के लिए आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम इसको मिटाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हमने यहाँ पर लिखा है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। हमने अभी बताया था कि जिसके लास्ट में जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 अनिवार्य रूप से आते ही आते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 6 का पावर n है, इसको हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का पावर n, ये हो जाएगा 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n हो जाएगा। तो ये जो 6 मतलब इसमें तो 2 आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 का पावर n किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही बात यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।